हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम पहले सवाल की बात करेंगे। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हम लोग लगाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को। इससे आधारित आप यूपी बोर्ड को भी आप रिलेट करके लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को ही सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं पहले प्रश्नावली का, पहले मतलब प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 का पहला सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आइए समय न व्यतीत करते हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपको छांटना है। क्या छांटना है कि ये जो आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में से आपको रिक्त समुच्चय बताना है। इन चारों में से कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो बात करें पहले सवाल की, तो हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी वे संख्याएं होंगी जो 2 से भाज्य हों और क्या हों, विषम संख्या हो। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का या विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं है और प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो, समुच्चय हो। ठीक है, तो बात करेंगे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जब हम बात करेंगे विषम संख्या की, तो पहले प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें तो सॉल्यूशन होगा पहले प्रश्न का। देखिएगा, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन अगर हम करें, पहले प्रश्न का अगर हम सॉल्यूशन करें तो आंसर हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य, प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो हम आंसर में लिखेंगे विषम प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इनमें से कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। इनमें से कोई भी संख्या लिखेंगे, इनमें से कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 2 से भाज्य, इनमें से कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। इनमें से कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। अर्थात जब कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है तो यह कैसा समुच्चय है, यह कैसा समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है। यानी यह एक क्या है भाई, रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को समुच्चय है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। यह एक रिक्त समुच्चय है। कौन सा, पहला पहला प्रश्न क्या कह रहा था, पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय या 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, भाज्य हो, लेकिन कंडीशन है कि विषम हो। अब कोई विषम संख्या 2 से तो भाज्य होगी नहीं, इसलिए हमने काउंट किया 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी ये इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। और इनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो 2 से क्या हो, जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से क्या हो भाई, 2 से भाज्य हो। अर्थात इनमें से कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो आपके 2 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। तो इस प्रकार के समुच्चय को कौन सा समुच्चय बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, निम्न में से रिक्त समुच्चय को छांटिए या उदाहरण है। यह पहला वाला जो है हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहली कंडीशन कह रहा है कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय की अगर हम बात करेंगे तो इनमें कौन कौन सी संख्या आएगी। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय की अगर हम बात करें, दूसरे का सॉल्यूशन देखें, प्रश्न नंबर दूसरे का अगर हम सॉल्यूशन देखें, इसमें आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अभाज्य कह रहा है तो 9 नहीं आएगा, अभाज्य में 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 जो है 3 से कटेगा।
अर्थात अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक पहला 1 और दूसरा वह खुद ही संख्या। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी दूसरा वाला जो है कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। कैसी संख्याओं का समुच्चय है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। जब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तो हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में जो दो है वह एक क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। यानी इसमें जो नंबर 2 है, यानी पहली जो संख्या है 2, यह कैसी संख्या है, यह जो 2 है किस प्रकार की संख्या है भाई, यह सम अभाज्य संख्या है। और इसमें सम अभाज्य संख्याओं में जो 2 है यह एक है उपस्थित है, लेकिन बाकी तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें एक 2 है, जो 2 है यह एक कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अर्थात यह एक प्रकार का रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय, सॉरी ब्लैक से लिखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। कौन नहीं है, दूसरा। क्यों, क्योंकि इसमें सम अभाज्य संख्या 2 आ रही है। सम अभाज्य संख्या कौन आ रहा है, 2 आ रही है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2 है, इसमें उपस्थित है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तीसरे प्रश्न की, इसकी तीसरे प्रश्न की सॉल्यूशन की। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिख रहा है तीसरा प्रश्न, ठीक है देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी व 7 से बड़ी है। कह रहा है यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से क्या है, छोटी है, और 7 से क्या है, बड़ी है। तो हमें ये बताइए कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या संभव है भाई? तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। इसका आंसर लिखेंगे ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, नहीं है जो 5 से छोटी व 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। अर्थात यह जो समुच्चय है तीसरा वाला भी, यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। यानी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, यानी इस प्रकार की कोई संख्या है ही नहीं। यह कैसा समुच्चय होगा, यह कैसा समुच्चय होगा, सॉरी यह भी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह जो बोल रहा है ना, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। अर्थात यह भी एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, यह भी एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं जो 5 से छोटी व 7 से बड़ी हो, संभव नहीं है। अर्थात यह रिक्त समुच्चय संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो रिक्त समुच्चय कैसा होगा, खाली होगा। सॉरी यह रिक्त समुच्चय होगा, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जो डाटा इसमें कह रहा है ना, ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है जिसे हम डिनोट करें तो वह संख्या 5 से छोटी हो और किससे बड़ी हो, 7 से बड़ी हो। 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी, ऐसा कोई समुच्चय यानी संख्या ही संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। मतलब एक भी अवयव नहीं होता, खुद शून्य भी उस अवयव में, उस समुच्चय में नहीं होगा, मतलब खाली होगा। खाली स्थान वाले रिक्त समुच्चय को ही, खाली स्थान वाले समुच्चय को ही, अर्थात डॉटेड समुच्चय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ये जो डाटा कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, तो क्या ऐसी कोई संख्या संभव है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, संभव नहीं है। अर्थात इस प्रकार का समुच्चय क्या, कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब यही कह रहा है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं यहीं पर, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा हमको ये बताइए कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उन दोनों समांतर रेखाओं की दो, मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगी,
कहीं प्रतिच्छेद करेंगी भाई? नहीं करेंगी। जब ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा। जब दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा। जब उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं तो कहाँ से हम उनका मान निकालेंगे? कहीं से निकलेगा भाई? यानी हम लिखेंगे चौथे का आंसर लिखेंगे समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अर्थात यह भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। यह भी क्या है भाई? एक रिक्त समुच्चय है। यह भी क्या है? यह भी एक रिक्त समुच्चय है। यह भी, यानी इन चार प्रश्नों में से केवल एक ऐसा प्रश्न है, मतलब उदाहरण है, जो रिक्त समुच्चय नहीं है। बाकी तीन के तीन क्या है? रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा प्रश्नों को। क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? निम्न में से कौन से प्रश्न रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? पहला करें, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम संख्याओं का, जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर प्राकृतिक रहेगा, विषम प्राकृतिक यहीं पर रहेगा। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हमने पाया कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है पहला प्रश्न, दो से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दो से क्या हो? भाज्य हो। अर्थात ये जो हमने संख्या लिखी है, ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं जो दो से क्या हो? भाज्य हो। अर्थात इस प्रकार का समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। मतलब एक भी अवयव नहीं है जो इसकी कंडीशन को माने। ठीक है, अगला प्रश्न, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, क्या सम अभाज्य संख्या है? 2 3 5 7, दो जो है एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ऐसा एक समुच्चय है। अर्थात जब ये ऐसा समुच्चय है तो यह कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता, जो ये कहता, अगर वो नहीं होता, तब तो यह रिक्त समुच्चय होता। जो ये कह रहा है वैसा है, अर्थात यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी, यानी x लेस देन 5 व x ग्रेटर देन 7, यानी x जो है एक प्राकृतिक संख्या है और वह 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं जो 5 से छोटी व 7 से बड़ी हो। ऐसा संभव ही नहीं है। जब ऐसा संभव नहीं है तो वह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। जब कोई भी कंडीशन या कोई भी अवयव नहीं होता है किसी समुच्चय में, तो वह कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय। अगला प्रश्न, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा, हमको ये बताइए कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उन दोनों समांतर रेखाओं का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ होता है? हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव निश्चित होती है और वह एक ही दिशा में गति करती है या गमन करती है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव निश्चित होगी तो वह कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, बाइसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही नहीं तो उनका कोई कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। जब ऐसा होगा ही नहीं तो क्या यह कैसा समुच्चय होगा? जाहिर सी बात है कि रिक्त समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा भाई? रिक्त समुच्चय है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, बनाइएगा इसके साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछली क्लास या पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और किस समुच्चय को किस प्रकार से काउंट किया जाता है या किस समुच्चय को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप पिछली क्लास में उन वीडियो को देखिएगा। एक बार हम दोहरा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है परिमित और अपरिमित। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित है और कौन से समुच्चय अपरिमित है। तो कंडीशन जो परिमित की होती है तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है या वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल अवयव जिसमें होंगे, उस प्रकार के समुच्चय को परिमित समुच्चय कहेंगे। कौन सा समुच्चय? परिमित। और वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात अनकाउंटेबल अवयवों की संख्या हो, इस प्रकार के समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या बताया? हमने बताया कि वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो और जिसे हम गिन सकें, जिसे हम क्या कर सकें? गिन सकें, इस प्रकार के समुच्चय को परिमित समुच्चय। और वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात
उनके अवयवों की संख्या को हम गिन न सकें, उस प्रकार के समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप हमको ये बताइए कि जो एक वर्ष होता है, उस वर्ष में जो महीने होते हैं उसे हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जाहिर सी बात है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और हम उन 12 महीनों को अर्थात उन सभी महीनों को गिन सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अर्थात यह एक परिमित समुच्चय है। कैसा है? परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय? परिमिति। कौन है? पहला, वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिसे गिना जा सके। कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। तो इसमें 12 महीने होते हैं, अर्थात इसे तो हम गिन सकते हैं ना, 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर। यानी जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिसे हम गिन सके, वह कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय। क्लियर। चलिए दूसरा कह रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? पता नहीं कहां तक, अनंत तक। यानी यह जो संख्या दी गई है 1 2 3 4 डॉट डॉट, अब यह कैसी संख्या है? तो समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित है, अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अर्थात यह कौन सा समुच्चय होगा? तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। मतलब जिसके अवयवों की संख्या गिनी न जा सके, अनकाउंटेबल अवयवों की संख्या हो, वह कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो इसमें अवयवों की जो संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 मतलब 99 और 100, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। अवयवों की संख्या क्या है भाई? निश्चित है। निश्चित मतलब दिया हुआ है कि 1 से गिनती प्रारंभ हो रही है और 100 पर क्या हो जा रही है? समाप्त हो जा रही है। अर्थात अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या निश्चित है। तो यह कौन सा समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। कौन सा? परिमित, यानी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या उसके अवयवों को हम गिन सकें। तो 1 से शुरू हो रहा है, 100 पर समाप्त हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अवयवों की संख्या क्या है? फिक्स है, 100 अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। तो कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय। क्लियर। चलिए अगला सवाल बात करें अगले सवाल की। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों के संग्रह में, अब कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इस प्रकार के समुच्चय में अवयवों की संख्या भी क्या है? अनिश्चित है। क्या है भाई? अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अब हम कितने बड़े धन पूर्णांकों को काउंट करेंगे? कोई फिक्स है? पता है? नहीं है। अर्थात यह वाला भी समुच्चय कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। कौन सा? चौथा भी अपरिमित होगा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों तो इनफाइनाइट की संख्या हो जाएगी। किसको किसको आप लेंगे, किसको नहीं लेंगे? सबको लेना पड़ेगा, अर्थात अनिश्चित। क्लियर। यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अपरिमित समुच्चय। लास्ट 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे यानी 99 से छोटे की अगर हम बात करेंगे तो गिनती कहां पर जाके रुक जाएगी? अर्थात 1 पर जाके रुक जाएगी या 0 पर जाकर? पूर्णांकों की बात कर रहा है, 0 पर जाकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लेकिन कह रहे थे अभाज्य, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी इसमें अवयवों की संख्या, लास्ट वाले में अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। निश्चित है कि भाई गिनती 1 पर जाकर क्या होगी? रुकेगी। कहां पर रुकेगी? 1 पर। जब 1 पर जाकर रुकेगी तो निश्चित है। अर्थात कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कैसा है? परिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, गिनी जा सके, परिमित समुच्चय। और वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल ना हो, कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। यानी पहला प्रश्न एक बार फिर से,
निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पहला प्रश्न, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं। कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय। दूसरा प्रश्न, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। जब अनंत तक बात जा रही है तो इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। जब अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो अपरिमिति समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। क्लियर। अगला, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, यानी 1 2 3 गिनती 1 से प्रारंभ हो रही है, 100 पर समाप्त हो जा रही है। अवयवों की संख्या निश्चित है, अर्थात कैसा समुच्चय? परिमिति समुच्चय। कैसा समुच्चय? परिमिति समुच्चय। फिर कह रहा है चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय में भी संख्या क्या है? अनिश्चित है, अर्थात यह भी कैसा समुच्चय होगा? अपरिमिति समुच्चय होगा, जहां पर समुच्चयों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, अपरिमिति समुच्चय। लास्ट वाला, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे और अभाज्य, यानी गिनती जाकर 1 पर रुक जाएगी, अर्थात निश्चित संख्या है। जब संख्या निश्चित होती है तो कौन सा समुच्चय? परिमिति समुच्चय। कौन सा समुच्चय? परिमिति। उम्मीद करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 भी सेम दूसरे के आधार पर था। जिसे हम लोगों ने दूसरे में देखा, परिमिति और अपरिमिति समुच्चय आपको बताना है, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमित और अपरिमित को छांटिए। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा चौथे में कह रहा है कि कंपेयर करना है। कह रहा है निम्नलिखित में बतलाइए या बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। मतलब दो अलग अलग समुच्चय एक साथ दिए गए हैं और उन दोनों का कंपेयर करके आपको बताना है कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर के लिए कंडीशन क्या है कि एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करे? मैच करे, या पहले समुच्चय में जो अवयव हैं दूसरे समुच्चय में भी वही अवयव होने चाहिए, बस उनका पदानुक्रम जो है आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है कि पहले समुच्चय में पहला अवयव पहले आया हो और दूसरे समुच्चय में वही पहला अवयव अंत में आया हो, लेकिन अवयव दोनों समुच्चय में एक ही होना चाहिए। अगर उनके अलावा कोई अलग समुच्चय आता है, अलग अवयव आता है, तो वह दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे। दोनों समुच्चयों में एक ही अवयव उपस्थित होगा तभी वह दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव एक दूसरे से भिन्न हुआ तो वे दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव ए बी सी डी यानी 1 2 3 4 चार अवयव है। तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे अवयवों की संख्या। तो पहले समुच्चय में 4 अवयव, दूसरे समुच्चय में भी 4 अवयव, डी सी बी ए, अर्थात इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। इतना तो सही है, सेट है भाई। अब ए में जो ए समुच्चय है इसमें ए बी सी डी यानी ये 4 पद हैं और यही देखते हैं डी सी बी ए यानी क्या वही पद है? हाँ, अवयवों की संख्या तो वही है, अवयव भी वही है, बस यहाँ पर क्रम उनका अलग है और यहाँ पर उनका संयोजन का क्रम अलग है। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी क्रम से है, यहाँ पर डी सी पहले है और बी ए बाद में है, लेकिन अवयवों की संख्या और अवयव आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अवयव है, यहाँ पर ये जो समुच्चय है दोनों ए व बी, यह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनके अवयवों की संख्या और अवयव भी आपस में क्या है? बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यानी एक ही अवयव दोनों समुच्चय में उपस्थित हैं। वे अवयव जो दो अलग अलग समुच्चयों में उपस्थित होते हैं और उनकी संख्या और अवयव दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो वह दोनों भी आपस में क्या समुच्चय क्या कहलाएंगे? दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। अगला, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए में अवयवों की संख्या 1 2 3 4, बी में भी 1 2 3 4, अवयवों की संख्या बराबर। अब देखते हैं कि अवयव कौन कौन से हैं। 4 8 12 16, 8 4 16 18, अर्थात एक अवयव यहाँ पर अलग है, 18 है। यहाँ पर क्या है भाई? 4 8 12 16 और इसमें एक अवयव क्या है? 12, यानी ए में एक सदस्य दूसरा है, बी में एक सदस्य दूसरा है, यानी अवयवों की संख्या तो बराबर है लेकिन अवयव जो है एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो इस कंडीशन में यह दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे। यह दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बी में एक अवयव 18 है और ए में एक अवयव 12 है, अर्थात 12 18 तो आपस में बराबर नहीं है। यह अलग सदस्य है, वह अलग सदस्य, यानी समुच्चय ए में एक अवयव 12 है
समुच्चय बी में एक अवयव 18 है, यानी दोनों अवयव अलग अलग हैं, अर्थात यह समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अगला, अवयव ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर x सच दैट x सम धनात्मक पूर्णांक है और x जो है लेस देन इक्वल 10 के है। कह रहा है कि ए जो है, ए में अवयवों की संख्या 2 4 6 8 10, यानी 2 से लेकर 10 तक अवयवों की संख्या है, और बी में कह रहा है कि x जो है सम धनात्मक पूर्णांक है और x का मान कितना है, x जो है सम धनात्मक है। सम धनात्मक मतलब 2 4 6 8 10, और जो 10 के क्या है, बराबर है। अर्थात अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखना चाहें तो x की वैल्यू तो हमारी वही आएगी ना, 2 4 6 8 और 10, कितना आएगी भाई, 10। अर्थात यहाँ पर जो हमारा b है इसका मान कितना आया, 2 4 6 8 10, और यहाँ पर हमारा a दिया हुआ है 2 4 6 8 10, यानी a में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, b में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5। क्या अवयव एक ही है, हाँ, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अर्थात a में अवयव वही है जो कि अवयव b में है। अर्थात यह दोनों समुच्चय आपस में क्या होंगे, यह दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। चलिए उसी प्रकार अंतिम प्रश्न की हम बात करें, लास्ट वाले प्रश्न की, तो दिया हुआ है a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। x जो है 10 का क्या है, गुणज है। अब b में क्या दिया हुआ कि b 10 15 20 25 30, अर्थात 10 की गुणज की हम बात करें तो x का मान, अर्थात लिखें 10 का गुणज 10 20 30 40 50 60। 10 का गुणज का मतलब यही संख्याएं आनी चाहिए, 10 20 30 40 50 60 डॉट डॉट यही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गुणज आया है तो यह 10 का गुणज है, यह भी है, लेकिन यहाँ पर जो 25 है और ये 15 है, क्या यह 10 का गुणज है, नहीं है। अर्थात a और b इस वाले समुच्चय में बराबर नहीं है, a और b यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवयव जो है ना 10 के गुणज नहीं है। बाकी ये 2 ठो तो 10 के गुणज हैं, 3 ठो, लेकिन हाई 2 अवयव 10 के गुणज नहीं है। अर्थात अंतिम वाले प्रश्न में a जो है समुच्चय b के बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं 4, इसमें से 2 बराबर है, 2 ठो बराबर नहीं है। बराबर करने का मतलब पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव दूसरे ही समुच्चय के प्रत्येक अवयव हैं, मतलब पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या और सदस्य वही होंगे जो दूसरे समुच्चय में अवयव और सदस्य होंगे। दोनों के सदस्य और समुच्चय, दोनों समुच्चयों के सदस्य या अवयव एक ही हैं। दोनों समुच्चयों के सदस्य या अवयव क्या हैं, एक ही हैं। जब दोनों समुच्चयों के सदस्य या अवयव एक ही होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बराबर समुच्चय। अगर इन दोनों में कोई एक संख्या या एक अवयव अलग होता है तो वह दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो पहले वाले में दोनों बराबर हैं इसलिए बराबर समुच्चय, बराबर नहीं है, बराबर नहीं समुच्चय। फिर तीसरा कह रहा है 2 4 6 8 10, फिर कह रहा है कि x समधन पूर्णांकों की संख्या है जो 1 से 10 तक 1 से 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। तो हमने पाया कि यहाँ पर भी दोनों समुच्चय आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात दोनों समुच्चय बराबर है। तीसरा में हमने पाया कि यह संख्या क्या है, 10 का गुणज है। यहाँ पर 10 15 20 25, अर्थात ये 5 का गुणज है, यह भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।